तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स थे ये चीज डिस्कस की थी कि दीज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर नॉट फ्रीली प्रेजेंट इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन स्पेस, बल्कि सॉरी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बल्कि द डिफरेंट कैरियर्स आर बाउंड टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस। आपने इससे पहले वाला लेक्चर अगर लिया है और उसके पॉइंट्स कुछ आप लोगों को याद है तो आप लोगों को ये चीज भी पता होगी कि मैंने उसमें यूबीक्विनोन, साइटोक्रोम्स और आयरन सल्फर प्रोटीन्स को डिस्कस किया था। और उसके बाद मैंने एक सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बताई थी कि इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स एक डिफरेंट ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के सामने कॉम्प्लेक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये डिस्कस करना शुरू किए थे, जिसमें आप लोगों का जो पहला कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को मैंने कहा था कि दिस कॉम्प्लेक्स इज एक्चुअली अ फ्लेवोप्रोटीन। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी एक एफएडी प्रेजेंट होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी एल शेप होती है और ये आपके पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इस तरह से बाउंड होता है। ये आपके पास मेम्ब्रेन है और इसकी इस कैरियर की या कॉम्प्लेक्स की स्पेशलिटी ये है कि दिस कॉम्प्लेक्स वन हैज अ बाइंडिंग साइट फॉर NADH। यहाँ पे जो आपके पास सोर्स होगा वो हमेशा NADH आएगा। NADH में आपके पास पता है आप लोगों को कि एक हाइड्राइड आयन है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये NADH क्या करेगा, NAD प्लस के अंदर कन्वर्ट होगा और अपने जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये रिलीज करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को ये कॉम्प्लेक्स 1 को प्रोवाइड कर देगा। कॉम्प्लेक्स 1 का जो पाथ है इसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में आपके पास FMN और आयरन सल्फर प्रोटीन्स होती हैं। अब आप लोगों को पता है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से FMN से होते हुए फिर आयरन सल्फर प्रोटीन्स, जो कि आपके पास यहाँ पे मेरे ख्याल से 6 आयरन सल्फर प्रोटीन्स होती हैं, इन आयरन सल्फर प्रोटीन्स में से होते होते फाइनली आपके इस कॉम्प्लेक्स की दूसरी तरफ एक बाइंडिंग साइट है यूबीक्विनोन की, जहाँ पे कोएंजाइम Q आके बाइंड करता है। ठीक है, तो वन साइड ऑफ द कॉम्प्लेक्स हैज एन एफिनिटी फॉर रिड्यूस्ड NADH और सेकंड जो इसका पोर्शन है वहां पे देयर इज अ बाइंडिंग साइट फॉर ऑक्सीडाइज्ड यूबीक्विनोन। तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स इन सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर से होते हुए अल्टीमेटली यहाँ पे यूबीक्विनोन के पास आते हैं। यूबीक्विनोन जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स को पिक करेगा, इसका मतलब है कि अगर इसने फुली रिड्यूस होना है, अपनी क्यूनोल फॉर्म में जाना है, तो क्यूनोल फॉर्म तो इसकी तब बढ़ती है जब इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स आए। ठीक है, और 2 हाइड्रोजन एटम्स का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ 2 प्रोटॉन्स भी होने चाहिए। तो इस केस में ये 2 प्रोटॉन्स कहाँ से पिक करता है, मैट्रिक्स में से, जिसमें से एक प्रोटॉन NADH का ही होता है और दूसरा प्रोटॉन मैट्रिक्स से प्रोवाइड करती है। तो ये at the expense of 2 electrons and 2 protons अपनी reduced form यानी QH2 में कन्वर्ट होगा। तो कॉम्प्लेक्स 1 इसका जो केमिकल रिएक्शन है, इसमें 2 तरह के केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। पहला केमिकल रिएक्शन एक एक्सर्गोनिक केमिकल रिएक्शन है और ये एक्सर्गोनिक केमिकल रिएक्शन कौन सा केमिकल रिएक्शन है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH टू Q। ये आपके पास एक्सर्गोनिक रिएक्शन है जिसमें बहुत सी एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, और दूसरी तरफ ये क्या करता है कि इस एनर्जी को जो यहाँ पे रिलीज होगी, इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए एक एंडरगोनिक रिएक्शन कैटालाइज करवाता है। एक ऐसा रिएक्शन जो कि एनर्जी डिपेंडेंट रिएक्शन है और वो एंडरगोनिक रिएक्शन कौन सा है, पंपिंग ऑफ प्रोटॉन, यानी 4 प्रोटॉन्स को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में से उठा के इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भेज देता है। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो कॉम्प्लेक्स 1 है, दिस कॉम्प्लेक्स 1 इज कैटालाइजिंग 2 डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। First is the electron transfer and the second one is proton pumping. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से एनर्जी रिलीज होगी और प्रोटॉन पंपिंग में वो एनर्जी यूटिलाइज होगी। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन यहाँ पे आप देखेंगे ये यूनिडायरेक्शनल है, यानी यहाँ पे सॉरी प्रोटॉन पंपिंग वाला जो आप यहाँ पे रिएक्शन देखते हो दिस इज यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन, यानी प्रोटॉन हमेशा मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ से मूव करेंगे। यहाँ पे जो प्रोटॉन चैनल है वो इलेक्ट्रॉन को वापस नहीं आने देता, तो आपका ये चैनल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो हमें ये चीज पता चल गई कि जब NADH से 2 इलेक्ट्रॉन यूबीक्विनोन के पास आएंगे, देयर इज एक्चुअली द ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ना, 2 इलेक्ट्रॉन जिसके पास है वो 2 ही आप क्विनोन के पास है। तो जब NADH से 2 इलेक्ट्रॉन यूबीक्विनोन के पास आएंगे तो इस 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में 4 प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर पंप होंगे। ये हमने कॉम्प्लेक्स 1 के लिए पढ़ा था।
कॉम्प्लेक्स 1 के बाद हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स 2 को डिस्कस किया था, और कॉम्प्लेक्स 2 में मैंने आप लोगों से कहा था कि ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि FADH2 से इलेक्ट्रॉन्स पिक करता है। लाइक कॉम्प्लेक्स 2 का अगर हम देख लें बिहेवियर, तो कॉम्प्लेक्स 2 भी आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। लाइक ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स अवेलेबल है। इस कॉम्प्लेक्स का नेम भी देख लेते हैं, ये किस किस्म का केमिकल रिएक्शन कैटालाइज करवाता है, ये पूरा हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। ये आपके पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ कॉम्प्लेक्स अटैच है, और इस कॉम्प्लेक्स में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं जो कि इसके साथ कोवलेंटली बाउंड हैं, उसमें पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर आपके पास FAD है। देन यू हैव मल्टीपल आयरन सल्फर सेंटर्स, जो कि 2 आयरन 2 सल्फर सेंटर्स हैं, और इधर आपके पास एक हीम ग्रुप प्रेजेंट है, हीम बी, ठीक है। 3 कंपोनेंट्स है, 3 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं इसमें, एक FAD, देन आयरन सल्फर प्रोटीन्स एंड देन हीम बी। अब रिएक्शन होगा किस तरह से कि आपके पास ये वाला जो एंजाइम है ना, ये TCA साइकिल में भी वर्क करता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी वर्क करता है। इसका मतलब है कि अल्टीमेटली जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा के ला रहा है वो TCA साइकिल से ला रहा है। सो लेट्स सी कि ये वर्क किस तरह से करता है। ड्यूरिंग द TCA साइकिल आपके पास जब ऑक्सैलोएसिटेट एसिटाइल कोएंजाइम A को यूज करते हुए सिट्रेट में कन्वर्ट होती है, सिट्रेट फाइनली आइसोसिट्रेट, देन अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज सक्सिनाइल कोएंजाइम A फाइनली सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है, and this succinate requires the action of this enzyme, जिसको आप succinate dehydrogenase भी कहते हो, या फिर succinate to ubiquinone oxidorreductase भी कहते हो। ये एंजाइम TCA साइकिल के लिए भी हेल्पफुल है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी यूज होता है। बाकी सारे एंजाइम यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पड़े हुए थे, ये मैट्रिक्स है, सारे एंजाइम मैट्रिक्स में पड़े हुए थे, लेकिन जब सुक्सिनेट बनता है ना, तो सुक्सिनेट से फ्यूमारेट बनने के लिए ये सुक्सिनेट इस एंजाइम के पास आता है और इससे हेल्प लेता है। अब होगा क्या, सुक्सिनेट यहाँ पे बाइंड करेगा बिकॉज दिस इज बाइंडिंग साइट फॉर सुक्सिनेट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। इसका ये वाला जो पोर्शन है जो मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, दिस इज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, और इसके बाहर आपके पास आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे सुक्सिनेट के लिए बाइंडिंग साइट है। जैसे ही सुक्सिनेट इस एंजाइम के साथ बाइंड करेगी, बिकॉज दिस एंजाइम इज अ डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये इसमें से एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन निकाल देगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जिसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स अवेलेबल है, ठीक है। तो सुक्सिनेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फ्यूमारेट, और यहाँ पे आपके पास जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिलीज होगी, दिस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी FAD एक्सेप्ट करेगा और प्रोटॉन्स भी FAD एक्सेप्ट करेगा, और FAD किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, FADH2 में। फाइनली आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करते जाएंगे टुवर्ड आयरन सल्फर प्रोटीन्स, और आयरन सल्फर प्रोटीन्स के बाद यहाँ पे देयर इज अ बाइंडिंग साइट फॉर यूबिक्विनोन। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से इसको पास हो जाएंगे, और जो प्रोटॉन्स हैं वो भी ये एक्सेप्ट करके अपनी रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस फॉर्म इज एक्चुअली QH2 फॉर्म, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करें कि कॉम्प्लेक्स 1 ने NADH से इलेक्ट्रॉन्स को पिक किया था, और कॉम्प्लेक्स 2 ने सुक्सिनेट या FADH2 से इलेक्ट्रॉन्स को पिक किया है, और उन इलेक्ट्रॉन्स को वो ट्रांसफर कर रहा है कहाँ पे, यूबिक्विनोन को ट्रांसफर कर रहा है। तो दोनों केसेस में आपके पास जो प्रोडक्ट आ रही है दिस इज यूबिक्विनोन। लेकिन कॉम्प्लेक्स 2 सिर्फ एक ही केमिकल रिएक्शन कैटालाइज करवाता है, यहाँ से सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, और कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम FADH2 टू यूबिक्विनोन। इसमें किसी किस्म के जो है प्रोटॉन पंपिंग नहीं हो रही, यानी पीछे वाले कॉम्प्लेक्स में आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अकेला नहीं होता, बल्कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में, वो एनर्जी प्रोटॉन पंपिंग में यूज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में आपके पास एक प्रोटॉन चैनल अवेलेबल है, लेकिन कॉम्प्लेक्स 2 में आपके पास प्रोटॉन चैनल अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगा, इसमें प्रोटॉन पंपिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन्स को पंप
नहीं करेगा। तो द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लेक्स 3, और कॉम्प्लेक्स 3 में भी आपके पास दो रिएक्शंस हो रहे होते हैं। यहाँ पे भी आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को भी ऑब्जर्व करोगे और उसके साथ साथ प्रोटॉन पंपिंग को भी ऑब्जर्व करोगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्लस प्रोटॉन पंपिंग। तो लास्ट लेक्चर में मैंने इसका जो कैटालिटिक मैकेनिज्म है इसको एक्सप्लेन किया था, जिसको मैं एक दफा दोबारा जो है वो यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, उसके बाद वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स। पहले तो आप इसकी कंपोजिशन देखोगे कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स 3 है इसमें कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है। कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर आपके पास जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हीम प्रेजेंट है, हीम ये साइटोक्रोम बी है, ठीक है। आप लोगों ने इससे पहले इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में पढ़ा था ना कि आपके पास मल्टीपल साइटोक्रोम्स भी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के तौर पे वर्क करती है, और साइटोक्रोम्स के अंदर जो फंक्शनल पोर्शन है, जो एक्टिव पोर्शन है, जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, वो हीम ग्रुप्स होते हैं। तो इसको, इस कॉम्प्लेक्स 3 को हम समटाइम्स साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दो तरह के साइटोक्रोम्स प्रेजेंट होते हैं, साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम C1, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो डाइमेरिक एंजाइम है जिसमें एक तरह के दो यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। ये पोर्शन ग्रीन कलर वाला पोर्शन साइटोक्रोम बी है, और साइटोक्रोम बी में आपके पास जो प्रेजेंट है दिस ग्रीन कलर पोर्शन इज साइटोक्रोम बी, और इसमें जो आपके पास इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं दीज आर हीम बी, ठीक है, हीम बी एल एंड हीम बी एच, ये दो हीम्स है, फर्स्ट हीम एंड सेकेंड हीम। उसके बाद आप देखते हो कि इस साइटोक्रोम बी के बिल्कुल ऊपर आयरन सल्फर प्रोटीन्स पड़ी हुई है। तो आप कह सकते हो कि आपके पास इस एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है उसमें साइटोक्रोम बी भी है, और उसमें आपके पास जो है वो आयरन सल्फर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, जो कि आप यहाँ पे देखते हो। ये आपके पास आयरन सल्फर सेंटर्स हैं ये, और आयरन सल्फर प्रोटीन्स के बिल्कुल ऊपर आपके पास एक और साइटोक्रोम है, एंड दिस साइटोक्रोम इज साइटोक्रोम सी, जिसमें आपके पास जो हीम प्रेजेंट है दिस इज हीम C1, दिस वन, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। कॉम्प्लेक्स 3 में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं? साइटोक्रोम बी, और साइटोक्रोम बी में आपके पास हीम बी प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद आपके पास साइटोक्रोम C1 है जिसमें आपके पास हीम C1 प्रेजेंट है, और आपके पास यहाँ पे आयरन सल्फर प्रोटीन्स प्रेजेंट है इस कोऑर्डिनेशन स्टेट में। नाउ कॉम्प्लेक्स 3 का फंक्शन क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स 3 ने जो कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 ने प्रोडक्ट बनाई थी यूबिक्विनोल, उसको ऑक्सीडाइज करना होता है, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को साइटोक्रोम C को भेजना है। यानी एंड इफेक्ट क्या होगा कि क्यूनोल की ऑक्सीडेशन होगी, क्यूनोल से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जाएंगे? साइटोक्रोम C के पास जाएंगे। क्यूनोल में आपके पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर आप इसकी रिड्यूस फॉर्म देखें तो ये QH2 है, विच मीन्स कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। जबकि साइटोक्रोम, आप लोगों को पता है कि जितनी भी साइटोक्रोम प्रोटीन्स होती हैं इनके अंदर हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है, हीम ग्रुप मैक्सिमम एक ही इलेक्ट्रॉन पिक कर सकता है। तो आपके पास यहाँ पे यू हैव 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एंड एक्सेप्टर के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की चॉइस है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन को पिक कर सकता है। तो इस केस में जो आपका रिएक्शन है ना वो 2 फेजेस में चलता है। फर्स्ट हाफ आपके पास ये रिएक्शन होगा, सेकंड हाफ आपके पास ये रिएक्शन होगा। फिर हम सम करके देखते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली जो आपके यूबिक्विनोल के अंदर प्रेजेंट है वो 2 डिफरेंट स्टेप्स में साइटोक्रोम C के पास जाएंगे, बिकॉज साइटोक्रोम C एक स्टेप में एक ही इलेक्ट्रॉन को पिक कर सकती है, ठीक है। तो पहले एक स्टेप होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को पिक करेगी और ये जाके कॉम्प्लेक्स 4 को प्रोवाइड करेगी। फिर दूसरा साइकिल चलेगा, उसमें ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को पिक करेगी। तो बेशक नेट इफेक्ट वही होगा, ट्रांसफर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर 2 डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू होगा, सॉरी 2 डिफरेंट स्टेप्स में होगा, एक सिंगल स्टेप में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे। इस चीज को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं और हम इसके कैटालिटिक मैकेनिज्म को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन यहाँ पे होगा, और उसके बाद हम इसका जो कंप्लीट जो एक इक्वेशन है उसको यहाँ पे निकालते हैं। तो पहला आपके पास जो स्टेप है वो बच्चों आपने ये चीज याद रखनी है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स 3 है, दिस कॉम्प्लेक्स 3 हैज अ बाइंडिंग साइट फॉर साइटोक्रोम C, जो कि एक्सेप्टर है, इसके लिए भी बाइंडिंग साइट है और डोनर के लिए भी इसमें बाइंडिंग साइट है। और डोनर यहाँ पे आपके पास कौन सा मॉलिक्यूल है? रिड्यूस फॉर्म ऑफ क्यूनोन विच इज यूबिक्विनोल। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स 3 है इसके साइटोक्रोम B के अंदर, साइटोक्रोम B पोर्शन के अंदर यूबिक्विनोन की 2 बाइंडिंग साइट्स हैं। एक बाइंडिंग साइट पे रिड्यूस फॉर्म अटैच होगी और दूसरी बाइंडिंग साइट पे ऑक्सीडाइज फॉर्म अटैच होगी। नाउ जब क्यूनोल यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगी
तो इसका मतलब है ये 2 हाइड्रोजन रिलीज करेगी, बिकॉज इसमें 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी और 2 प्रोटॉन रिलीज करेगी। अब 2 में से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आपका साइटोक्रोम सी एक्सेप्ट कर सकती है। इसका मतलब है कि आपका ये यहाँ पे रिलीज होने वाले 2 में से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यूबिक्विनोल से होके आयरन सल्फर प्रोटीन के पास जाएगा और आयरन सल्फर प्रोटीन से साइटोक्रोम सी के पास आएगा और C1 के पास आएगा और साइटोक्रोम C1 इस एक इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम सी को भेज देगी। ठीक है, तो 2 में से एक इलेक्ट्रॉन का पास तो आपने ट्रेस कर लिया कि एक इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन से होता हुआ साइटोक्रोम C1 और फिर साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम सी पे जाएगा। जो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हुआ है, बिकॉज दिस सेकंड इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय साइटोक्रोम सी, वो एक ही इलेक्ट्रॉन पिक कर सकती है। सो द सेकंड इलेक्ट्रॉन विल अडॉप्ट द सेकंड वे, सेकंड पाथ अडॉप्ट करेगा। ये क्या करेगा, यहाँ से इन साइटोक्रोम बी के ऊपर जो हीम प्रोटीन है इनके पास चला जाएगा, हीम BL एंड हीम BH। ये हीम प्रोटीन इसको इस ऑक्सीडाइज क्यूनोन को ट्रांसफर कर देंगी और ऑक्सीडाइज क्यूनोन जब इस एक इलेक्ट्रॉन को पिक करेगी तो वो रेडिकल फॉर्म में चली जाएगी, जिसको हम कहते हैं क्यूनोन रेडिकल। इलेक्ट्रॉन्स के पास तो हमने देख लिया कि 2 में से एक इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी के पास चला गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका जो ऑक्सीडाइज फॉर्म में क्यूनोन था उसको जाके उसने उसके रेडिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। बट प्रोटॉन्स कहाँ पे गए हैं, प्रोटॉन जो है वो डायरेक्टली इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चले जाए। बट बच्चों ये याद रखिएगा, ये प्रोटॉन मैट्रिक्स में से नहीं जा रहे, ठीक है, मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में मूव नहीं कर रहे। ये वो प्रोटॉन है जो कि क्यूनोल में रिलीज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इस पूरे के पूरे इवेंट को अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो मैं कह सकती हूँ कि इस इवेंट में आपके जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो आपके जो है वो रिएक्टेंट्स थे, उसमें एक QH2 था, यूबिक्विनोल था, यहाँ पे आपने देखा, एक क्यूनोन था जो कि यहाँ पे आके बाइंड किया, एक साइटोक्रोम सी थी जो कि ऑक्सीडाइज थी और यहाँ पे बाइंड की। ठीक है, तो मैंने जितने भी रिएक्टेंट्स थे उनको लिख लिया। आफ्टर द केमिकल रिएक्शन ये वाला जो क्यूनोन है ये अपनी फुली ऑक्सीडाइज फॉर्म में चला जाएगा, बिकॉज इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन भी रिलीज कर लिए, दोनों प्रोटॉन भी रिलीज कर दिए और ये ऑक्सीडाइज फॉर्म क्यू में चला गया। और आपका जो सेकंड क्यूनोन यहाँ पे अटैच हुआ था इस वैलेंसी में, वो आपका रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट में आपके पास एक यूबिक्विनोन आएगा और एक क्यूनोन फ्री रेडिकल आएगा और आपके पास जो है वो 2 प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में मूव कर गए हैं। ये आपके पास एक केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है और इसमें आपका साइटोक्रोम C1, एक साइटोक्रोम C1 रिड्यूस हुआ। तो ये एक हाफ रिएक्शन का मैंने जितने भी इवेंट्स थे उनको लिख लिया इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। नाउ लेट्स सी के सेकंड इवेंट कैसा होगा। सेकंड इवेंट में आपके इस कॉम्प्लेक्स 3 की एक बाइंडिंग साइट तो फिल है, बिकॉज ये फ्री रेडिकल यहाँ से जाएगा नहीं, ये तब तक नहीं जाएगा जब तक ये फुली रिड्यूस नहीं होगा। तो एक यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी यूबिक्विनोन अटैच है, इसका मतलब है कि यूबिक्विनोन ऑक्सीडाइज फॉर्म में आके बाइंड नहीं करेगी क्योंकि ये बाइंडिंग साइट ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। सेकेंड पोर्शन आपके पास फ्री है, बिकॉज जो यूबिक्विनोल पिछले स्टेप में अटैच हुआ था वो ऑक्सीडाइज होकर रिलीज हो गया। तो अब आपके पास यहाँ पे इसकी बाइंडिंग साइट अवेलेबल है, यूबिक्विनोल विल कम एंड बाइंड टू दिस बाइंडिंग साइट। अगेन ऑक्सीडेशन होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और 2 प्रोटॉन्स निकलेंगे, जिनमें से एक इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन से होता हुआ साइटोक्रोम C1 और साइटोक्रोम सी पे चला जाएगा और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो हीम BL और BH से होता हुआ यहाँ पे रेडिकल के पास जाके 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, और जो आपके पास यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स हैं वो उसी तरह से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में रिलीज हो जाए। द मोमेंट जब आपके इस रेडिकल के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है, तो चूंकि इसके इलेक्ट्रॉन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई है, अब ये मैट्रिक्स में से 2 प्रोटॉन उठाती है। ठीक है, क्योंकि इसने फुली रिड्यूस होना है, रिड्यूस होने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इसको 2 प्रोटॉन्स भी चाहिए। इसका मतलब है कि दिस इज द मोमेंट जब ये मैट्रिक्स में से 2 प्रोटॉन्स को पिक करेगी और अपनी फुली रिड्यूस फॉर्म में होके निकल जाएगी। तो इस सेकेंड इवेंट के ऊपर जो केमिकल रिएक्शन होगा उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें आपके पास एक तरफ यूबिक्विनोल था और दूसरी तरफ आपके पास रेडिकल था, क्योंकि ये रिएक्शन रेडिकल से स्टार्ट हुआ। 2 प्रोटॉन्स आपके मैट्रिक्स में से कंज्यूम हुए, यस, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनको आप यहाँ पे लिख लो। इस केस में कोई भी प्रोटॉन मैट्रिक्स में से कंज्यूम नहीं हुए थे, इसलिए हमने नहीं लिखे, जबकि यहाँ मैट्रिक्स में से कंज्यूम हो रहे हैं 2 प्रोटॉन और एक साइटोक्रोम C यहाँ पे आके बाइंड करती है जो कि इस टाइम ऑक्सीडाइज स्टेट में। आफ्टर द केमिकल रिएक्शन आपका ये यूबिक्विनोन अपनी फुली ऑक्सीडाइज फॉर्म में चला जाएगा, बिकॉज इसने अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिलीज कर लिए, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। और सेकंड जो आपके पास रेडिकल था, ये रेडिकल ऑक्सीडाइज से रिड्यूस फॉर्म में चला जाएगा, ये QH2 की फॉर्म में आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे ये
Q में कन्वर्ट हो जाएगी और रेडिकल QH2 में कन्वर्ट हो जाएगी। प्रोडक्ट में आपके पास 2 प्रोटॉन माइटोकॉन्ड्रियल आपकी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में गए हैं, तो आप 2 प्रोटॉन्स को यहाँ लिखोगे कि ये आपके पास प्रोडक्ट में आ रहे हैं। और साइटोक्रोम सी जो ऑक्सीडाइज थी वो एट द एंड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो मैंने दोनों फेजेस में होने वाले जो केमिकल इवेंट्स हैं उनको इन दी फॉर्म ऑफ इक्वेशन समराइज कर दिया। नाउ नेट इक्वेशन अगर कैलकुलेट करनी है तो नेट इक्वेशन को कैलकुलेट करने का मतलब है कि आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो। अगर कोई चीज रिएक्टेंट में भी आ रही है, प्रोडक्ट में भी आ रही है, इसको कैंसिल आउट कर लो। फॉर एग्जाम्पल ये QH2 यहाँ पे रिएक्टेंट में है और यहाँ पे प्रोडक्ट में, ये कैंसिल हो जाएगी। ये Q आपके पास यहाँ पे रिएक्टेंट में है, यहाँ पे प्रोडक्ट में, ये भी कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद आपके पास यहाँ पे बाकी चीजों को आप देखो तो कोई भी चीज जो है वो दिस वन QH2 यहाँ पे रिएक्टेंट में है, यहाँ पे प्रोडक्ट में, ये भी कैंसिल हो जाएगी। बाकी सारी चीजें जो है उनको आप एड अप करोगे। तो नेट रिजल्ट विल बी कि आपका एक QH2 दो साइटोक्रोम C1 ऑक्सीडाइज के साथ बाइंड करता है। फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस, ठीक है। ये दोनों एक ही साइड पे है रिएक्टेंट में, तो ये ऐड हो जाएगा। इसका मतलब है कि QH2 रिएक्ट कर रहा है नेट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। आपका QH2 दो साइटोक्रोम C1 के साथ रिएक्ट करता है जो कि ऑक्सीडाइज फॉर्म में है। दो प्रोटॉन्स आपके एंड साइड से उठाता है, यानी मैट्रिक्स से उठाता है, जो कि आपने यहाँ पे देखे थे इस केमिकल रिएक्शन में। और इन सब चीजों को देखते हुए आप कहोगे कि एट द एंड आपके पास जो QH2 है वो यूबीक्विनोल में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडाइज फॉर्म में, साइटोक्रोम C1 रिड्यूस हो जाएंगी और 4 प्रोटॉन्स आपके मैट्रिक्स से, सॉरी 4 प्रोटॉन्स आपके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चले जाएंगे। सो दिस इज द नेट इक्वेशन, ठीक है। ये फाइनल इक्वेशन आपने डिराइव की। तो नेट इक्वेशन को देखते हुए मुझे ये चीज पता चली कि इस पूरे के पूरे केमिकल रिएक्शन में QH2 ने अपने इलेक्ट्रॉन दो साइटोक्रोम C1 को दिए, ठीक है। इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स इसने कॉम्प्लेक्स 1 से या कॉम्प्लेक्स 2 से उठाए थे, लाइक आप अगर यहाँ पे देखो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स 1 है इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो NADH से जो निकल रहे थे, ये दो इलेक्ट्रॉन्स NADH से निकल के फाइनली यूबीक्विनोल के पास आते थे। तो यूबीक्विनोल के पास जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब उसने Q साइकिल के थ्रू कॉम्प्लेक्स 3 में जाके उन दो इलेक्ट्रॉन्स को दो साइटोक्रोम C को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो आपके इलेक्ट्रॉन्स पहले NADH के पास थे, NADH से यूबीक्विनोल के पास थे, और यूबीक्विनोल ने जाके जब कॉम्प्लेक्स 3 के पास गई तो कॉम्प्लेक्स 3 से उसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दो साइटोक्रोम C1 पे ट्रांसफर कर दिया। नो योर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन साइटोक्रोम C, ठीक है, जो कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज द लास्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ये किस तरह से जो है वो वर्क करता है। तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स 4 है, दिस इज द लास्ट कॉम्प्लेक्स जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। इसकी कुछ स्पेशलिटीज देख लेते हैं। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले हम इसके जो एक्टिव इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में आप देखते हैं कि ये आपके पास एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, सॉरी मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स है, जिसमें आपके पास एक से ज्यादा सब यूनिट प्रेजेंट है। सब यूनिट 1, 2 एंड 3 इनको हाईलाइट किया गया बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इनके साथ बाउंड है, ठीक है। तो पहला जो आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, दिस इज अ कॉपर आयन, ठीक है। अब आपके पास सब यूनिट 2 में यू हैव 2 कॉपर एटम्स जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे वर्क करते हैं। दीज कॉपर एटम्स आर कॉल्ड एज कॉपर ए, जो कि यहाँ पे आपको ये ग्रीन कलर में नजर आ रहे हैं। दीज आर दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इससे पहले आप लोगों ने आयरन सल्फर सेंटर्स पढ़े थे, यहाँ पे आप कॉपर सेंटर्स को देखते हो कि कॉपर भी एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पे वर्क कर सकता है। नेक्स्ट आप जब सब यूनिट 1 की तरफ मूव करते हो विच इज लेबल्ड इन येलो कलर, तो यहाँ पे आपको दो हीम्स नजर आ रही है, ठीक है। इधर जो हीम्स आपको नजर आ रही है, दीज आर हीम ए। ये पहला आपके पास हीम ग्रुप हीम ए है एंड द सेकंड हीम ग्रुप इज हीम A3, ठीक है। तो आप कहोगे कि आपकी जो कॉम्प्लेक्स 4 है, इस कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर आपके पास कॉपर सेंटर्स प्रेजेंट है, कॉपर ए। उसके बाद आपके पास हीम ग्रुप्स प्रेजेंट है, जिसमें हीम ए जो है ये इंडिविजुअली प्रेजेंट है, इंडिविजुअली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है। लेकिन जो सेकंड हीम है, हीम A3, ये एक और कॉपर एटम के साथ अटैच है एंड दिस कॉपर एटम इज कॉल्ड एज कॉपर बी। यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन आपके पास एक ग्रीन कलर का यहाँ पे कॉपर शो किया गया है, दिस इज कॉपर बी। तो ये आपके पास 3 से 4 यहाँ पे रिएक्टिव सेंटर्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन को क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। अब साइटोक्रोम सी आप लोगों को मैंने बताया था कि ये हाइड्रोफिलिक प्रोटीन है और ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर प्रेजेंट होती है। सपोज आपके कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन्स को उठाने के बाद
कॉम्प्लेक्स 3 में जब आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर हुए थे, इसको अगर मैं इस तरह से हाईलाइट करूं, आप लोगों को याद होगा कि कॉम्प्लेक्स 3 जब मैंने करवाया था तो वहां पे मैंने आप लोगों के सामने ये चीज डिस्कस की थी कि ये वो कॉम्प्लेक्स है जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन्स फाइनली, दिस इज कॉम्प्लेक्स 3 जो कि एक डायमेरिक कॉम्प्लेक्स है, और इस कॉम्प्लेक्स में आपके पास एक तरफ बाइंडिंग साइड थी QH2 की, और QH2 से वो इलेक्ट्रॉन आपके फाइनली ट्रांसफर होते थे साइटोक्रोम C से। ये साइटोक्रोम C है, ये पोर्शन आपके पास इंटरमेम्ब्रेन स्पेस का है और ये पोर्शन आपके पास मैट्रिक्स का पोर्शन है। साइटोक्रोम C ने एक इलेक्ट्रॉन पिक करना है और उस इलेक्ट्रॉन को लेके इसने कॉम्प्लेक्स 4 के पास आ जाना है। अब यहाँ पे अगर मैं कॉम्प्लेक्स 4 के स्ट्रक्चर को हाईलाइट करूं तो इसके स्ट्रक्चर में आपने एक सब यूनिट 1 देखा है, सब यूनिट 2 और सब यूनिट 3, ठीक है। इन सब यूनिट्स को अगर मैं इस तरह से हाईलाइट कर देती हूँ तो आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपका जो सब यूनिट 2 था, इस सब यूनिट 2 के अंदर आपके पास जो है वो कॉपर सेंटर्स प्रेजेंट थे, कॉपर A। सब यूनिट 2 में आपके पास हीम ग्रुप्स प्रेजेंट थे, हीम A3 एंड हीम, और इस हीम A3 के साथ आपके पास एक और कॉपर प्रेजेंट था विच वाज कॉपर B, A3 और ये हीम A, और ये आपके पास कॉपर A। ये सब यूनिट 1 है, दिस इज सब यूनिट 2 एंड दिस इज सब यूनिट 3। ये जो साइटोक्रोम C इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रेजेंट है बिकॉज ये हाइड्रोफिलिक है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि कोएंजाइम Q की तरह साइटोक्रोम C भी एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है और ये एज अ शटल के तौर पे वर्क कर सकती है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन पिक करेगी, रिड्यूस होगी, यहाँ से मूव करके कॉम्प्लेक्स 4 के साथ अटैच होगी जाके, और कॉम्प्लेक्स 4 में जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगी, रिलीज कर देगी। तो आपका जो साइटोक्रोम C है, ये साइटोक्रोम C 1 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम ट्रांसफर करेगी। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगा किस तरह से, जब साइटोक्रोम C आके बाइंड करती है, सपोज अभी मैं यहाँ पे एक साइटोक्रोम C को डिस्कस कर रही हूँ, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कॉपर को प्रोवाइड करेगी सब यूनिट 2 में, कॉपर इस इलेक्ट्रॉन को आगे हीम A को प्रोवाइड कर देगा और हीम A आगे इसको हीम A3 और कॉपर B का जो सेंटर है उसमें इलेक्ट्रॉन को पास कर देगा। बच्चों एक चीज याद रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स 4 आपका एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि इलेक्ट्रॉन को यूज करते हुए ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है, ठीक है। यानी इस कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन आपके कॉम्प्लेक्स 1 ने NADH से पिक करना शुरू किए थे, या कॉम्प्लेक्स 2 ने FADH2 से पिक करना शुरू किए थे, वो इलेक्ट्रॉन पहले यूबिक्विनोन के पास आया और उसने रिड्यूस कर दिया यूबिक्विनोन को यूबिक्विनोल के अंदर। यूबिक्विनोल जब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 3 के पास आया तो आपने ये चीज देखी कि यूबिक्विनोल ने इन इलेक्ट्रॉन्स को साइटोक्रोम C को दे दिया। कितने साइटोक्रोम C को दिया, 2 साइटोक्रोम C को प्रोवाइड किया था, ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 साइटोक्रोम C एक्सेप्ट करेंगे। ये साइटोक्रोम C अब कॉम्प्लेक्स 4 के पास जाएंगे और कॉम्प्लेक्स 4 का ये काम है कि इसने ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ साइटोक्रोम C से प्रोवाइड कर रही है, इन इलेक्ट्रॉन को यूज करते हुए ये ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी अटैच है विद दी कॉम्प्लेक्स 4। तो कॉम्प्लेक्स 4 में जो डोनर है वो साइटोक्रोम C है और एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन। तो डोनर आपके पास यहाँ पे आके अटैच होगा और एक्सेप्टर आपका यहाँ हीम A3 के साथ अटैच होता है। जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइट है वो हीम A3 के ऊपर प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देती हूँ कि यहाँ पे आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आके अटैच होगा। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का मतलब है कि इसमें 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। एक ऑक्सीजन एटम को रिड्यूस करने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, यहाँ से अगर मैं काउंट करती हूँ तो एक ऑक्सीजन को फुली रिड्यूस करने के लिए, एक एटम से वाटर बनाने के लिए आपको 2 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं, विच मीन्स कि आपको 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। और जो सेकंड ऑक्सीजन का एटम है उसको रिड्यूस करने के लिए आपको मजीद 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स रिक्वायर्ड होंगे। यानी पूरे के पूरे इस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को रिड्यूस करने के लिए जिसमें 2 ऑक्सीजन एटम्स आते हैं, आपको टोटल 4 प्रोटॉन्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, विच मीन्स कि आपके ये जो 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं ये 4 प्रोटॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस में फुली रिड्यूस होंगे और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। ये चीज क्लियर है? यस मैम। ओके। अब ऑक्सीजन हीम A3 के साथ अटैच है और ये ऑक्सीजन तब तक कॉम्प्लेक्स 4 की जान नहीं छोड़ेगी जब तक इसे ये 4 प्रोटॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। अभी तक NADH ने और FADH2 ने जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किए हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे,
और उसकी वजह से आपके पास 2 साइटोक्रोम्स रिड्यूस हुए हैं। लेकिन इसका मतलब है कि अगर आपने ऑक्सीजन की कंप्लीट रिडक्शन करवानी है तो आपको एक मजीद NADH को रिड्यूस करवाना है, एक मजीद FADH2 को रिड्यूस कराना है, 2 मजीद इलेक्ट्रॉन्स आपके पास जब प्रोड्यूस होंगे तो QH2 के 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ QH2 4 साइटोक्रोम C को प्रोड्यूस करेंगे। 4 साइटोक्रोम C मींस कि आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हो गए। और जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 4 के पास आएंगे तो तभी ये ऑक्सीजन को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो इसलिए आप कॉम्प्लेक्स 4 में 4 साइटोक्रोम C को ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, इसमें आप एक साइटोक्रोम C को नहीं देखोगे बल्कि 4 साइटोक्रोम C रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू रिड्यूस ऑक्सीजन कंप्लीटली। अब यहाँ पे आप ये देखो कि इलेक्ट्रॉन्स आपके 4 साइटोक्रोम C से कॉपर हीम ग्रुप्स और कॉपर बी की तरफ आते हैं और फाइनली ये ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं। लेकिन रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स तो चलो साइटोक्रोम सी में दे दिए, प्रोटॉन्स कहाँ से आएंगे? प्रोटॉन्स आपके यहाँ से कंज्यूम होंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से 4 प्रोटॉन्स कंज्यूम होंगे और एंड पे आपके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। तो ये आपका एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है कि 4 साइटोक्रोम सी ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और ये एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को क्या कर रही है? रिड्यूस कर रही है। अगेन ये प्रोसेस एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, इसमें काफी सारी एनर्जी रिलीज हो रही है और जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है उस एनर्जी को यूज करते हुए प्रोटॉन पंप होंगे। कहाँ पे पंप होंगे? फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, तो आपके 4 साइटोक्रोम सी जब 4 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पॉन्स में 4 प्रोटॉन्स की पंपिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, साइटोक्रोम सी अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगी कॉम्प्लेक्स 4 को तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के रिस्पॉन्स में कॉम्प्लेक्स 4 एक प्रोटॉन को पंप करेगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो अगर 4 साइटोक्रोम सी 4 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगी कॉम्प्लेक्स 4 को तो कॉम्प्लेक्स 4 प्रोटॉन्स पंप करेगा फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो ये आपके पास इसका ओवरऑल रिएक्शन है जिसमें आप कहोगे कि आपके जो 4 साइटोक्रोम सी हैं ये रिड्यूस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स 4 के पास आते हैं और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल उस कॉम्प्लेक्स 4 के साथ अटैच होता है। ये कॉम्प्लेक्स 8 प्रोटॉन्स मैट्रिक्स में से यूज करता है। 4 जिसने पंप कर देने हैं और 4 इसने क्या करने हैं? वाटर की प्रोडक्शन में यूज करने हैं या ऑक्सीजन को रिड्यूस करने में यूज करने हैं। और इस पूरे के पूरे रिएक्शन का आपके पास एंड रिजल्ट क्या आता है कि जो साइटोक्रोम सी रिड्यूस फॉर्म में थी वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगी, 4 प्रोटॉन आपकी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप हो जाएंगे और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? प्रोड्यूस हो जाएंगे। सो दिस इज द एंड रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ओके, तो बच्चों यहाँ तक आप लोगों के जो 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं वो क्लियर हो गए। माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर जो आपके कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है वो किस तरह के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पॉन्स में कितने प्रोटॉन्स को पंप करते हैं। तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची हूँ कि आपके जो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 इनमें प्रोटॉन पंपिंग की एबिलिटी है। कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 2 प्रोटॉन को पंप नहीं करता। ठीक है, अगर मैं एक NADH की बात करूं तो NADH में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना जो इसमें ट्रांसफर करने होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने के दौरान कॉम्प्लेक्स 1 4 प्रोटॉन्स को पंप करता है, कॉम्प्लेक्स 3 भी 4 प्रोटॉन्स को पंप करता है और कॉम्प्लेक्स 4 में हमने पढ़ा है कि प्रोटॉन पंपिंग जो है वो इक्वल है विद दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो एक प्रोटॉन पंप होगा और अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो 2 प्रोटॉन पंप होंगे। सो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में आपका कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो 2 प्रोटॉन्स को पंप करेगा और अगर 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगा तो ये 4 प्रोटॉन्स को पंप करेगा। अब मैं स्टार्ट से आप लोगों के सामने एक चीज डिस्कस करती आ रही हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में काफी सारी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो लेट्स कैलकुलेट कि क्या वाकई ये रिएक्शन एक्सर्गोनिक रिएक्शन है और अगर ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन है तो इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो आपके पास अगर मैं इस केमिकल रिएक्शन को लिखूं जिसमें आपका जो डोनर था वो डोनर NADH मॉलिक्यूल था और NADH में आपके पास क्या थे? 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। NADH प्लस प्रोटॉन आपके पास जो है वो रिड्यूस फॉर्म में है, ये डोनर है और जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है।
तो जब NaDH आपके मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन अपने 2 में से एक ऑक्सीजन एटम को रिड्यूस करेगी, ठीक है, यानी इसमें आपके पास हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहा है। तो आपके इलेक्ट्रॉन NaD से निकल जाएंगे, NaDH से निकल जाएंगे, ये NaD प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो दूसरी तरफ आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है ये ऑक्सीजन, ये भी रिड्यूस हो जाएगा। इसका एक एटम जो है वो वाटर बनाने में कंज्यूम होगा और दूसरा एटम जो है वो इसी तरह से ऑक्सीडाइज रहेगा। बिकॉज फॉर कंप्लीट रिडक्शन आपको 2 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए थे बल्कि आपको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वाटर अपना एक एटम जो है वो सिर्फ रिड्यूस करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, सॉरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अपना एक एटम रिड्यूस करेगा और उसको वाटर में कन्वर्ट करेगा। तो इस केमिकल रिएक्शन की अगर हम डेल्टा जी वैल्यू कैलकुलेट करें तो बिकॉज दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक स्पीशी आपकी ऑक्सीडाइज हो रही है, NaDH ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। और रिडॉक्स रिएक्शन की डेल्टा जी वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है तो इस फ्री एनर्जी को कैलकुलेट किया जाता है विद दिस इक्वेशन वेयर माइनस NF डेल्टा E नॉट और डेल्टा E आपके पास जो है वो डिफरेंस इन रिडॉक्स पोटेंशियल है। तो इस केमिकल रिएक्शन में चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो n की वैल्यू 2 होगी। फैराडे कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू इतनी ही रहेगी और इस पर्टिकुलर रिएक्शन का अगर आप जो है वो रिडॉक्स पोटेंशियल देखो तो इट विल बी 1.14। जब आप इसको पुट करते हो तो आपके पास जो आंसर आता है स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर इट इज 220 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है कि एक NaDH की जो ऑक्सीडेशन है यानी इससे जब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 तक जाएंगे और फाइनली ऑक्सीजन तक पहुंचेंगे तो इस पूरे केमिकल रिएक्शन के दौरान आपके पास जो है वो -222 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। ये स्टैंडर्ड कंडीशन में, और आपको पता है एक्चुअल कंडीशन में इससे भी ज्यादा हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट। तो ये जो इतनी ज्यादा एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है ये एनर्जी वेस्ट नहीं होगी बल्कि इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए सेल प्रोटॉन्स की पंपिंग करना शुरू कर देते हैं। आपके 3 कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जो कि इस एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देते, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4। ये क्या करेंगे, ये इस एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देंगे बल्कि इस एनर्जी के रिस्पॉन्स में प्रोटॉन पंपिंग करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने के दौरान कॉम्प्लेक्स 1 4 प्रोटॉन्स को पंप करेगा, कॉम्प्लेक्स 3 भी 4 प्रोटॉन्स को पंप करेगा और कॉम्प्लेक्स 4 जो है ये 2 प्रोटॉन्स को पंप करेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास यहाँ पे NaDH से एनर्जी निकल रही है ये एनर्जी अल्टीमेटली 10 प्रोटॉन्स को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से उठा के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेज देगी। तो आपकी वो एनर्जी वेस्ट नहीं हुई बल्कि वो प्रोटॉन की पंपिंग में यूज हो गई है। अब प्रोटॉन की पंपिंग हमारे लिए क्या फायदेमंद है, क्यों ये जो सिस्टम है, ये जो मेम्ब्रेन है, क्यों ये अपनी एनर्जी को यहाँ पे प्रोटॉन पंपिंग में शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। प्रोटॉन पंपिंग जो है वो किस लिए जरूरी है, तो प्रोटॉन पंपिंग की वजह से आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है इसमें प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, यहाँ आप देख लो। और जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आपकी प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। तो आपके पास एक ग्रेडियंट बन गया। और आप लोगों को ये चीज याद होगी, ये एक कॉमन प्रिंसिपल है आपके पास केमिकल स्पीशीज की, अगर कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो जाए या किसी भी जगह आपके पास कोई ग्रेडियंट बन जाए तो ग्रेडियंट की वजह से आपके उस जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है जिस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। आप लोगों को याद होगा कि फिजिक्स में हम एक रूल पढ़ते हैं कि आप अगर किसी चीज को जो है वो ग्राउंड स्टेट से उठा के एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हो तो उस टाइम में उस हाइट की वजह से, क्योंकि डिस्टेंस आ गया ना आपके पास वहां पे, आप उसकी एक कंपार्टमेंट से एक पोर्शन से उठा के आपने उसकी कंसंट्रेशन को किसी दूसरे कंपार्टमेंट या किसी दूसरे मीडियम के अंदर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। तो इस ग्रेडियंट की वजह से उसके अंदर एक खास किस्म की एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है जिस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे भी प्रोटॉन की पंपिंग के बाद आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में एक ग्रेडियंट बन गया, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये ग्रेडियंट इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, इस पोटेंशियल एनर्जी के फर्दर 2 कंपोनेंट्स हैं। लाइक ये पोटेंशियल एनर्जी कोई आप इसको कह लें कि इसकी मैग्नीट्यूड मजीद बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेडियंट है वो 2 चीजों का ग्रेडियंट है। इस केमिकल या पोटेंशियल एनर्जी को हम प्रोटॉन मोटिव फोर्स कहते हैं।
यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के दौरान जो प्रोटॉन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाएंगे, इन प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से एक ग्रेडियंट बना, और ग्रेडियंट में एक खास किस्म की एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है वो इसकी मैग्नीट्यूड दो पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है। लाइक इसको मैं पोटेंशियल एनर्जी क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो स्पीशीज का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। एक आपके पास केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है और दूसरी आपके पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करो तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि जब मूव कर रहे हैं फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, तो आपके पास एक तो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन का फर्क आ रहा है। मैट्रिक्स में कंसंट्रेशन कम है और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो इस पोटेंशियल एनर्जी को आप कहते हो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, विच मीन्स there is a difference in the concentration of a particular chemical species proton। ठीक है, एक खास केमिकल स्पीशी की कंसंट्रेशन प्रोटॉन की जो कंसंट्रेशन है वो मैट्रिक्स में कम हो रही है और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ज्यादा हो रही है। तो आप इसको कहेंगे कि दिस पोटेंशियल एनर्जी कुड बी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी तरफ आप इसको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हो, यानी सिर्फ केमिकल स्पीशी का डिफरेंस नहीं आ रहा बल्कि आपके पास चार्ज का भी डिफरेंस आ रहा है। इस केमिकल स्पीशी के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाने की वजह से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो गया और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नेगेटिव चार्ज है वो प्रीडोमिनेट कर रहा है। तो आपके पास ना सिर्फ एक केमिकल स्पीशी का ग्रेडियंट बना है, एक केमिकल स्पीशी की कंसंट्रेशन कम ज्यादा हुई है, बल्कि चार्जेस की कंसंट्रेशन भी डिस्टर्ब हुई है। तो आपके पास जो सेकंड कंपोनेंट है दिस इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो आप कहेंगे कि प्रोटॉन मोटिव फोर्स के फर्दर दो कंपोनेंट्स हैं। प्रोटॉन मोटिव फोर्स केमिकल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट दोनों तरह की ग्रेडियंट प्रोड्यूस कर रही है। इस वजह से इसमें जो एनर्जी वैल्यू है वो सिग्निफिकेंटली क्या होगी, ज्यादा होगी। इसमें डबल एनर्जी वैल्यू अवेलेबल होगी बिकॉज इस मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन की वजह से केमिकल ग्रेडियंट भी प्रोड्यूस हुआ है, इसकी वजह से भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और चार्ज ग्रेडियंट भी प्रोड्यूस हुआ है, इसकी वजह से भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सो दिस प्रोटॉन मोटिव फोर्स इज अ वेरी हाई एनर्जी फोर्स। अब ये एनर्जी सेल्स ने यूज करनी है और इससे एटीपी बनाना है, लेकिन पहले हम NADH है और FADH2 है, क्या दोनों एक ही जितना प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोड्यूस करते हैं या दोनों से बनने वाला ग्रेडियंट एक दूसरे से डिफरेंट है? ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि आपका जो FADH2 है, लाइक अगर मैं यहाँ से आप लोगों को इस डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ, तो आपका जो NADH है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर होता है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 को आके अपने दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। कॉम्प्लेक्स 1 इन दो इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पॉन्स में 4 प्रोटॉन्स को पंप कर देगी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। कॉम्प्लेक्स 2 क्योंकि प्रोटॉन पंप नहीं है, यहाँ पे प्रोटॉन पंपिंग नहीं होगी। जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करेंगे कॉम्प्लेक्स 3 के पास, तो कॉम्प्लेक्स 3 इन दो इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पॉन्स में मजीद 4 प्रोटॉन्स को पंप कर देगा और आपके जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दो साइटोक्रोम्स के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो आपके 2 साइटोक्रोम C जो है यहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगे। जब ये दो साइटोक्रोम C आके कॉम्प्लेक्स 4 के साथ बाइंड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स 4 अब दोबारा एक प्रोटॉन पंप है जो कि एक इलेक्ट्रॉन के रिस्पॉन्स में एक प्रोटॉन को पंप करता है। यहाँ पे चूंकि 2 साइटोक्रोम C है, 2 साइटोक्रोम C में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन के रिस्पॉन्स में ये 2 प्रोटॉन पंप कर देगा। तो NADH जब ऐसा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होता है तो आपका एक NADH 10 प्रोटॉन्स को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में से उठा के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेजता है। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं FADH2 की। FADH2 आपके कॉम्प्लेक्स 1 की स्टेट में नहीं बल्कि ये जब एंटर होता है तो सीधा कॉम्प्लेक्स 2 से एंटर होता है। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 2 में आपके पास यहाँ पे FADH2 बाउंड होता है ना, तो कॉम्प्लेक्स 2 चूंकि एक प्रोटॉन पंप को एक्सक्लूड कर रहा है, इसका मतलब है कि जब FADH2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर होंगे तो दो इलेक्ट्रॉन आपके सीधे यूबिक्विनोन की तरफ जाएंगे। इस दौरान किसी किस्म की प्रोटॉन पंपिंग नहीं होगी। जब ये दो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 से साइटोक्रोम C पे जाएंगे तो यस तब 4 प्रोटॉन्स मूव करेंगे और फिर जब ये दो साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स 4 से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेंगे तो अगेन आपके पास जो है वो 2 प्रोटॉन्स मूव करेंगे। सो FADH2 के केस में हम कह सकते हैं कि आपका एक FADH2 का जो मॉलिक्यूल है ये 6 प्रोटॉन्स को पंप करता है फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स 1 को कंसीडर
नहीं करता। इसमें जो इलेक्ट्रॉन की एंट्री है वो कॉम्प्लेक्स 2 से होती है, इसलिए आपका एक प्रोटॉन पंप यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। तो दोनों जो सोर्सेज हैं, जो दोनों आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं, इनकी वजह से जो ग्रेडियंट बनेगा उस ग्रेडियंट की स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी। NaDH की वजह से जो ग्रेडियंट बन रहा है वो थोड़ा ज्यादा है और FaDH2 की वजह से बनने वाला ग्रेडियंट थोड़ा कम होगा। एंड दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से इनसे बनने वाली ATP की अमाउंट भी कम होती है। इसको मैं अभी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट्स को प्रोड्यूस करते हैं। NaDH का ग्रेडियंट डिफरेंट है और FaDH2 का ग्रेडियंट डिफरेंट है। अब ATP बनेगा किस तरह से, ये तो हमने देख लिया कि ग्रेडियंट बन गया, और मैं बार बार ये चीज कह रही हूँ कि जब ग्रेडियंट बनेगा तो इसका मतलब है कि ये ग्रेडियंट ATP की प्रोडक्शन में यूज होगा। ये ग्रेडियंट आगे जाके ATP बनाने में यूज होगा। सो लेट्स सी कि आपके पास ATP की जो प्रोडक्शन है वो किस मैकेनिज्म के थ्रू होती है। तो आपके पास अभी तक जो हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डिस्कस की है, इसमें आप इस चीज को देख रहे हो कि आपके पास अल्टीमेटली जो सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें आपके पास जो है वो NaDH या FaDH2, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को जब कम्प्लेक्सेस से पास करते हैं, सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर से पास करते हैं, तो इन कैरियर्स का एंड इफेक्ट क्या था कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के दौरान, यानी NaDH से इलेक्ट्रॉन फाइनली मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन तक भेजने थे, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू यहाँ पे आए। यहाँ पे मैं एक ही वाटर मॉलिक्यूल की बात करती हूँ, इट मींस कि हाफ ऑफ द ऑक्सीजन विल बी रिड्यूस। तो NaDH से चाहे आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं या आपके इलेक्ट्रॉन FaDH2 से ट्रांसफर हो रहे हैं, दोनों केसेस में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन आपकी जो प्रोटॉन पंपिंग है ये करवा रहे हैं। यानी अल्टीमेटली इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस की वजह से आपका जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, इस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन की पंपिंग करवाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाती है। और अभी मैंने ये कहा है कि यहाँ पे प्रोटॉन के ग्रेडियंट के बनने का मतलब ये है कि आपके पास एक हाई अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बन गई है। इस ग्रेडियंट की वजह से यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी एक्यूमुलेट हो गई। अब ये एनर्जी ATP सिंथेस कंज्यूम करेगा और इस एनर्जी को यूज करते हुए वो ATP को बनाएगा, ठीक है। तो आपकी ये एनर्जी तभी रिलीज होगी जब आपके इलेक्ट्रॉन्स अब वापस आएंगे, सॉरी प्रोटॉन्स वापस आएंगे। यहाँ पे जो प्रोटॉन्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन फ्लो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से निकल के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में गए थे, इन इलेक्ट्रॉन्स को कोई पाथ चाहिए, कोई ऐसा चैनल चाहिए जहां से गुजर के ये वापस मैट्रिक्स में आएंगे, और जब ये वापस मैट्रिक्स में आएंगे तो उस टाइम ये अपनी एनर्जी को रिलीज करेंगे और वो एनर्जी एक्चुअली ATP प्रोडक्शन में यूज होगी। बट द क्वेश्चन इज कि वो पाथ किधर है। इससे पहले जो कॉम्प्लेक्सेस मैंने आप लोगों को बताए थे, इनमें मैंने आप लोगों को ये कहा था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, सॉरी प्रोटॉन की जो मूवमेंट है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, या इसको आप वेक्टोरियल मूवमेंट कहते हो, विच मीन्स कि आपके प्रोटॉन सिर्फ मैट्रिक्स साइड से निकल के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जा सकते हैं। ये चैनल बैकवर्ड डायरेक्शन में इन प्रोटॉन्स की मूवमेंट नहीं करवाता। इसका मतलब है कि अगर इन प्रोटॉन्स ने वापस आना है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आना चाहते हैं, तो मेम्ब्रेन से तो गुजर नहीं सकते, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपके पास इसका चैनल मौजूद होना चाहिए। तो वो चैनल एक्चुअली ATP सिंथेस के पास है। ATP सिंथेस इन प्रोटॉन्स को एक चैनल प्रोवाइड करता है और इन प्रोटॉन्स में से निकलने वाली जो एनर्जी है, उस एनर्जी को फिर ये यूटिलाइज करते हुए ATP की प्रोडक्शन करेगा। तो ये आपके पास ATP सिंथेस का स्ट्रक्चर है, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं और ये किस तरह से जो है वो ATP की प्रोडक्शन कराता है। लेकिन जो चीज आप लोगों ने अभी यहाँ पे माइंड में रखनी है वो ये रखनी है कि आपके यहाँ पे ATP सिंथेस के अंदर एक प्रोटॉन चैनल है, प्रोटॉन्स यहाँ से गुजरते हैं, और जब प्रोटॉन यहाँ से गुजरेंगे वापस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आएंगे तो इस टाइम ये एनर्जी रिलीज करेंगे, और ATP सिंथेस इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के दरमियान बॉन्ड बनाएगा और अपना ये जो एंडरगोनिक रिएक्शन है, इस एंडरगोनिक रिएक्शन को क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा, इसकी फॉर्मेशन करवा लेगा। तो प्रोटॉन 4 आपके पास जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से वापस प्रोटॉन को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लेके आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ ATP सिंथेस के ऊपर प्रेजेंट है। ATP सिंथेस के अलावा किसी और स्पीशी में प्रोटॉन का चैनल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। एक ट्रांसपोर्टर है लेकिन उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी। मेजर जो आपके पास चैनल है वो ATP सिंथेस है। जी बच्चों, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?